दलित आदमी किसी दल में काम कर रहा है, पता कैसे काम कर रहा है? वो सिर्फ दूसरे दलित को गाली दे रहा। कांग्रेस के दलित इधर वालों को लताड़ रहे, सपा वाले कांग्रेस वालों को लताड़ रहे, सिर्फ दलित को लताड़ रहा। अरे कोई ठाकुर आदमी जो कांग्रेस में काम कर रहा और बीजेपी में काम कर रहा, एक दूसरे को एक गाली नहीं देता। और ये रोज बकवास करते हैं फालतू। लेकिन हम इतने बड़े अम्बेडकरवादी हैं, हमने जो सब कास्ट है उनमें शादी नहीं करी। हमने अपनी जाति को छोड़ करके सब कास्ट में शादी नहीं करी। और अब से 50 साल पहले आपने तीनों बेटियों की शादी इंटरकास्ट मैरिज की। हाँ देखिए, जो है तो है। आज ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। इस गोलमेज सम्मेलन की जब बात हुई, एक डेट रखने की बात हुई। 3 साल पहले, 2-3 साल पहले और 4-5 साल पहले मेरे दिमाग में ये डेट थी। कारण था कि भारत में दलितों को जितने भी राइट मिले हैं, जितने संवैधानिक राइट हैं, वो सारे के सारे राइट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और तमाम जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हैं, उन गोलमेज सम्मेलन का ही परिणाम है कि भारत में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे वो सारे के सारे तय हुए। चूंकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 23 दिसंबर को जो है अंतिम था, वो जो समाप्त हुआ, तो मेरा विचार ये था कि इस देश का दलित वहीं से शुरुआत करे जहां से उन गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति हुई। इसलिए ये तारीख जो है हमने कहीं ना कहीं 23 तारीख रखी। मुद्दा ये भी नहीं है कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे, ऐसे बहुत सारी डेट हमने देखी है, आ जाएंगे, ये तय है। आज अशोक टकसालिया जी इसको मना रहे हैं, बातें आगे तक उभरेंगी। साइंस यही कहती है, ना तो कोई विचार मरता। आप जो बोलते हैं ना, वो वेव्स के रूप में, एनर्जी के रूप में तैरता रहता है। कब कौन सी चीज पैदा होगी ये किसी को नहीं पता है। लगभग 21 साल पहले अंबेडकर जो डिग्री कॉलेज है, 21 या 22 साल पहले की बात होगी, सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिवस को शायद कोई यहां जानता नहीं था। वो पहली बार कार्यक्रम किया, छोटा सा कार्यक्रम किया, बड़ा लोग कम थे, बैनर बड़ा था। लोग कम थे, खबर बड़ी थी। अमर उजाला में जब वो खबर छपी तो धीमे धीमे अगली बार वहाँ और प्रोग्राम हुए, और आप देखेंगे कि धीमे 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 प्रोग्राम कहीं ना कहीं होते चले गए। आज देश के प्रधानमंत्री जी भी सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिवस पर कहते हैं कि जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका। संविधान दिवस कैसे मनाया लोगों ने? अब से लगभग 20, 25, 30 साल पहले कोई संविधान दिवस जैसी कोई डेट लोगों के सामने नहीं थी। कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा होगा कि जिस दिन संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को दिया, वो डेट तय हुई। तो ये डेटें धीमे 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 एक कारवां है। अशोक जी, अब तुमने तो मुझे यहाँ लगा दिया। चलिए तो मेरा कहना यह है कि लोगों की उपस्थिति, थोड़ी सी समाज की ये समस्या भी है। लोग किसी चीज को जल्दी से स्वीकार नहीं करते, और जब स्वीकार कर लेते तो फिर जल्दी से छोड़ते भी नहीं है। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, आप धीमे धीमे रखें। इस बार मैंने टकसालिया जी से एक बात कही थी कि इसको एक संगोष्ठी का रूप देंगे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब सिर्फ गोल नहीं है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब सम्मेलन। जब वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ, उसके बाद ये शुरुआत है। और यहां से ये मांग जो है, पृथक निर्वाचन वाली जो मांग है, ये प्रमुख मांग है। इस देश में पहले चुनाव हुए 52 में, उस चुनाव में पृथक निर्वाचन था। यस, इस देश में जो पहला चुनाव हुआ है उसमें पृथक निर्वाचन हुआ है। दूसरा जो चुनाव हुआ है 57 में, उसमें भी पृथक निर्वाचन है। और जो तीसरा निर्वाचन 62 में हुआ, वहां से पृथक निर्वाचन खत्म किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में चुनाव जो है नहीं हुए पृथक निर्वाचन से। पृथक निर्वाचन से चुनाव हुए हैं, और
अभी वे चले गए सर। ईवीएम पे सवाल उठाए थे, आज इस देश में हर व्यक्ति सवाल उठा रहा है, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर जो उठाया वो दलित मंचों से ही सवाल चले थे। आज कांग्रेस ने कभी ईवीएम का विरोध इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस ये चाह रही थी कि ये उसका उत्पाद है, उसका आविष्कार है। और आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आज देश का कोई भी दल, वो दल नहीं जो दलितों द्वारा संचालित है, कोई भी दल भारत में बीजेपी को छोड़ करके सारे दल के केंद्रीय एजेंडे में सामाजिक न्याय है, लोग कह रहे हैं। तो ये सफलताएं भी हैं। ये आपके छोटी छोटी संगोष्ठियां, छोटी छोटी बातों के माध्यम से ये बातें जब फैलती हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव आता है, ऐसा नहीं है। आज राहुल गांधी जी भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आज अखिलेश जी भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तो पहले दिन से सामाजिक न्याय की बात करती है। तमाम दक्षिण के लोग, तमाम तमिलनाडु के लोग, तेलंगाना के लोग, पूरा दुनिया जो है वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय भारत की राजनीति के केंद्रीय एजेंडे में रहेगा। सरकार बदलेगी, स्थिर कुछ नहीं होता। आज जो ईवीएम के साथ है, कल वो ईवीएम को साथ भी छोड़ेंगे, उनको भी छोड़ना है। जो सत्ता में रहेगा वो ईवीएम के साथ रहेगा, और जो सत्ता से बाहर रहेगा वो कहीं ना कहीं ईवीएम का विरोधी रहेगा। ईवीएम के विरोध के ऊपर सबसे पहली किताब भारत में किसने लिखी? बीजेपी का व्यक्ति। पहली किताब ईवीएम का पहली बार कोई लोकसभा के अंदर जिसने विरोध किया, लालकृष्ण आडवाणी जी, देखना उसको गूगल करके, पहली बार उसका विरोध हो रहा था। तो ये खेल है, जिसको जो चीज़ फायदा पहुंचाएगी निश्चित रूप से उसका आदमी कहीं ना कहीं यूज या मिसयूज करेगा ही करेगा। आपको अपना काम करना है। रही एजुकेशन की बात, एक अभी मैं कल परसों यमुना विहार में था, वहाँ कार्यक्रम था, अपने लोग थे, बहुत सारी बातें हुई। कुछ चीज़ें ऐसे मंचों से कामयाब चीज़ें भी जानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन मतलब देखिए, जानकारी भी हमको साझा करें ताकि आने वाला वही पुरानी बातें ना सुन गए बोर हो गए लोग, है ना। ज़्यादा चीज़ें वो नहीं, थोड़ा उससे भी आगे बढ़ो। और इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आज आपने पढ़ी हो वो आज ही काम देगी। 2015 में एक आदमी ने मुझे एक 150 पेज दिए कि डॉक्टर साहब इसको पढ़ लो, ये स्पेशल कंपोनेंट है, प्रोग्राम था। इसके बाकायदा पूरा का पूरा गाइडलाइन जारी करी मनमोहन सरकार ने, और आप सरकार से इसकी मांग करना। मैं वो पूरा का पूरा स्पेशल कंपोनेंट का पैसा वो पढ़ा। स्पेशल कंपोनेंट क्या है? 1978 में सरकार ने हर बजट में ये तय कर दिया कि भाई ये पैसा सिर्फ और सिर्फ दलितों के ऊपर खर्च होगा। आपको याद होगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारा दलितों का पैसा कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर खर्च किया था और बड़ा विरोध हुआ था उसका। वो प्रोग्राम मैंने पढ़ा, वो इन्फॉर्मेशन का कहीं कोई यूज नहीं हुआ। एक दो बार मैंने टीवी डिबेट्स में ये बातों को रखा, और ये चलते 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 2025 में एक डिसीजन आता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 5 मेडिकल कॉलेज बनाए। एक सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर जिले में मेडिकल कॉलेज है, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए। और उन 5 मेडिकल कॉलेज में जो दलितों के लिए सीट हैं वो लगभग 80% रिजर्व हैं। जितनी भी उन मेडिकल कॉलेज में सीट है वो 80% दलित छात्रों से भरी जाएगी। एक जियो जारी हुआ, अचानक से एक मुस्लिम लड़की इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची। ये 4 महीने पुरानी बात है। वो हाई कोर्ट में पहुंची, हाई कोर्ट ने कहा यार ये कैसा हो सकता है, 50% से रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। पूरा मामला हो गया, सरकार के पास गए, सरकार ने कहा जी इस बार तो हमने काउंसलिंग करा ली, अगली बार नहीं होने देंगे। वो अचानक से किसी का मेडिकल कॉलेज में, एक हमारे साथी है रामसाई इंटर कॉलेज में, उनका बेटा भी सेलेक्ट हुआ है। वो कागज उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया कि डॉक्टर साहब इसका जो पढ़ना ये है वो जियो जो बहन जी ने जारी किया था। अब वो जो सरकार के जारी करने वालों को भी स्पेशल कंपोनेंट का कोई ज़्यादा खास पता नहीं था, उस टाइम लोगों ने बढ़ा दिया होगा, क्या हुआ तो उसमें स्पेशल कंपोनेंट एक वर्ड का यूज हुआ था। तो वहाँ से मैंने ये बात पता करी कि ये दलितों के हिस्से का पैसा है, और चूंकि ये दलितों के हिस्से के पैसे से मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं तो इसलिए इसमें सरकार दलितों के लिए 80% रिजर्वेशन जारी कर सकती है।
ये बात सारी की सारी जाकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के सारे वकीलों को उनका बल्कि टेलीफोन आया कि डॉक्टर साहब वो तुम्हारी डिबेट भी देखी है और जरा हमको समझा दो सही तरीके से। फिर मैंने उनसे कहा कि आर्टिकल जो 30 है, अनुच्छेद जो 30 है, आपने सुना होगा अल्पसंख्यक संस्थान जो है, जो भारत में जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि उनमें बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि ये अल्पसंख्यक संस्थान जो है इनके द्वारा जुटाए गए पैसे और इनके फायदे के लिए खोले जाएंगे। मुस्लिम संस्थाएं हैं, जैन भी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहां रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो उस सारी चीजों को कलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन गई, 15 में मैंने वो बात पढ़ी और 26 में काम आई। आज अशोक टकसालिया जी, हम कोई ज्यादा हारने वाले आदमी है नहीं, हम नेता नहीं है, हताश नेता है, हम तो सामाजिक आंदोलन के आदमी है। देखिए, भारत का दलित लीडरशिप हताश है, निराश है, और वो हताशा निराशा किसको बता रहा? पब्लिक के बीच में जाकर के बता रहा। जो बेचारा दलित है उसके जीवन में कोई छोटा मोटा परिवर्तन, उसको पैसे मत दो, लेकिन कम से कम उसे ऊर्जा तो दे दो ताकि वो अपने बालकों को पढ़ा सके। भाई यहाँ जितने भी लोग बैठे, ये मैं हूँ या आप हो, मैं भी तो मजदूर घर के बाप के घर में पैदा हुआ ना, बेसिकली मुझे भी मजदूर बनना था। एजुकेशन सस्ती मिल गई, एजुकेशन पाली, जाकर प्रोफेसर बन गए। आप मेरी बात समझ रही ना? तो मेरा कहना ये है सर, ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं, टकसालिया जी निश्चित रूप से आपका जो कारवा है उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं, जो सुनेगा वो सुनेगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे, और कोई भी काम 3 स्टेप में पूरा होता है। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम देख लो, पहले आपको लोग इग्नोर करेंगे, पहली स्टेज में लोग इग्नोर करेंगे, और जब आप मानोगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अगर तुम्हारा कोई इग्नोर कर रहा है तो पहली स्टेज में, अगर विरोध कर रहा है तो दूसरी स्टेज में, और तीसरी स्टेज में लोग स्वीकार कर लेते हैं। मान्यवर काशीराम जी जब चले थे ना सड़कों पे, उन्होंने कहा यार ये कैसे आदमी है, नौकरी छोड़ करके कहाँ ये धक्के खाते घूम रहे, क्या नहीं? पहली बार मान्यवर काशीराम जी ने को ऐसा इग्नोर किया लोगों ने कि उनकी बातें नहीं सुनी। यहाँ तो पासवा की बात हुआ करती थी, धरती गूंजे आसमां, पासवा ही पासवा। मान्यवर काशीराम जी ने किसी ने बात नहीं सुनी, लेकिन धीमे धीमे जब उन्होंने माना नहीं, फिर कहीं ना कहीं विरोध हुआ, और विरोध के बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद में दलितों के मन में, दलितों के दिल में, चाहे वो किसी भी दल में काम करने वाला आदमी हो, मान्यवर काशीराम जी का एक बड़ा स्थान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, एक उद्देश्य और भी था। हम ये चाह रहे थे कि हम एक ऐसा दलित गोलमेज सम्मेलन करें एक दिन कि दलितों के बीच में गड़बड़ है। वो जिस दल में काम कर रहा उसको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री शायद डायरेक्ट उसे ही देख रहा। समाजवादी वाले को यह लगता है कि अखिलेश जी अभी टेलीफोन करके पूछ लेंगे कि यार तो अशोक टकसालिया के प्रोग्राम में कैसे चला गया। किसी भी समाज के नेताओं को देखो, ब्राह्मण को गाली देने से पहले ब्राह्मण के बारे में भी सोचो, ठाकुर को गाली देने से उनकी बातें भी सुनो कि वो करते क्या हैं। वो तमाम लोग सार्वजनिक जगहों पर जाकर के, पार्टी की जगह छोड़ करके अपने रिश्तेदारों में मिलते हैं। तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में सारे दलों के लोग आराम से जाकर के बैठते हैं। हमारे समाज के लोग आपस में नहीं बैठते, बल्कि अभी तो कुछ ऐसा जहर आ गया था कि यार उसकी शादी में मैं कैसे जाऊं, वो तो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा, भाई मैं उसकी मां मर गई, कह यार वो तो उसमें समाजवादी में है कि नहीं। अरे क्या बकवास कर रहे हो, है ना? सिर्फ गाली देते हुए दूसरे की बात भी तो सीखो। एक दलित आदमी किसी दल में काम कर रहा है, पता कैसे काम कर रहा है? वो सिर्फ दूसरे दलित को गाली दे रहा। कांग्रेस के दलित इधर वालों को लताड़ रहे, सपा वाले कांग्रेस वालों को लताड़ रहे, सिर्फ दलित को लताड़ रहा। अरे कोई ठाकुर आदमी जो कांग्रेस में काम कर रहा और बीजेपी में काम कर रहा, एक दूसरे को एक गाली नहीं देता, और ये रोज बकवास करते हैं फालतू। तो इसलिए मेरा कहना यह है सर, बातें बहुत सारी रहेंगी, आपका प्रयास है, सकारात्मक है। बहुत चीज़ें तो मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ परिवर्तन मैंने दलित समाज के अंदर होते हुए देखे। निश्चित रूप से दलित जो है परिवर्तनकारी है, और आज चौधरी साहब जी का जन्मदिवस है, वो सामाजिक परोधा रहे। एक छोटी सी बात मैं यहाँ आपके माध्यम से कह दूँ मान्यवर चौधरी साहब जी के बारे में, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक बड़ा फेमस स्पीच है जो किताब के रूप में भी है, एनिलिएशन ऑफ कास्ट, जो पूरी दुनिया में माना जाता है। और उसमें बाबा साहब ने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज हो, लेकिन हम इतने बड़े अंबेडकरवादी हैं, हमने जो सब कास्ट है उनमें शादी नहीं करी,
हमने अपनी जाति को छोड़ करके सब कास्ट में शादी नहीं करी। और अब से 50 साल पहले आपने तीनों बेटियों की शादी इंटरकास्ट मैरिज की। ये हाँ, देखिए जो है तो है, वो इकोनॉमिस्ट थे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और हमारे क्षेत्र में पैदा हुए, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है।